I am Shailesh and welcome to the Milestone channel, and today we are going to study pronouns. Actually in the previous class we had studied nouns and we had known what is noun and and all the parts of speeches we had also known, and in today's class we are going to learn pronouns. Okay, its Hindi meaning is sarvanaam. Okay, what is pronouns? The first thing that the first question arises here, what is pronouns? Pronoun is also a kind of parts of a speech just like noun. And what is pronoun? Pronoun is as same as noun, but only difference is there that pronoun is not the name of anything, but it comes instead of a name. So we can write a word used instead of a noun is called pronoun. Okay, suppose we talk about, we say Ram is a boy. Okay, and if we have to put another word instead of Ram, what we will put here? We will say he is a boy. We also can use I am a boy. Okay, if we will say Sita is a doctor, what we had put he instead of Ram, what we can put instead of Sita? We have to put here she is a girl. Okay, I कॉमन जेंडर है, ये सब में यूज होता है. सो यू कैन ऑल्सो राइट हियर आई एम अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर. ओके, तो प्रोनाउंस क्या है? एट लास्ट प्रोनाउंस एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल नाउन के बदले में आता है. प्रोनाउंस इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन. जब नाउन का रिपीटेशन बार बार होता है तो कहीं ना कहीं उसमें सेंटेंस की जो अच्छाई है वो गायब होने लगती है. तो हम लोग उसके बदले में क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन नाउन के इक्विवेलेंट ही हम लोग मान सकते हैं. चलिए, नाउ लेट अस लर्न काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके, there are 10 kinds of pronouns. Okay, the first one is personal pronoun. My dear students, we had already studied about persons, the first person, second person and third person, and all the persons are personal pronouns, है ना. पर्सन जो है वो जितने थे, फर्स्ट पर्सन में आप ले सकते हो आई वी, है ना. सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे, है ना. तो दीज वर्ड्स व्हाट आई हैव रिटन हियर आर पर्सनल प्रोनाउंस. एक और बात, जैसे मैंने यहाँ राम को एज अ सब्जेक्ट यूज किया था, राम एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है. जैसे यहाँ हम लिखते हैं आई लाइक राम, तो हम राम के बदले में अगर कोई प्रोनाउन डालना होगा तो हम क्या देंगे? आई लाइक हिम. अगर हम यहाँ देंगे आई लाइक सीता, तो हमको अगर सीता के बदले में प्रोनाउन डालना हो तो हम क्या लगाएंगे? आई लाइक हर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम और श्याम जब ऑब्जेक्ट होता था तो उसके बदले में भी हम एक वर्ड का यूज करते थे, और वह भी नाउन के बदले में यूज हुआ तो वो भी प्रोनाउन होता है. उसको ऑब्जेक्टिव केस हम लोग बोलते हैं. तो ये जो हमने लिखा आपके सामने, ये सब्जेक्टिव केस है. क्या है ये? सब्जेक्टिव केस. अब इसी का ऑब्जेक्टिव केस, आई के लिए मी, वी के लिए अस, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही होता है, वो यू ही होगा. ही के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा, सी के लिए हर होगा, इट का इट ही रहेगा और दे का दैम हो जाएगा. हम यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस. तो इतना ही वर्ड है, मात्र इतना, 1 2 3 4 5 6 7,
और इस सातों वर्ड का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी टोटल 14 वर्ड्स है जो पर्सनल प्रोनाउंस है। इसके अलावा कुछ भी वर्ड पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज पॉजेसिव। ओके, देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजेसिव। ओके, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। पॉजेस का मतलब रखना, अधिकार दिखाना। सो पॉजेशन का मतलब अधिकार। तो इसका मतलब क्या होगा? वैसा वर्ड, वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है, लेकिन उसका काम क्या होगा? किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर अधिकार दिखाने का काम करेगा, पॉजेशन शो करने का काम करेगा, तो दैट विल बी द पॉजेसिव प्रोनाउंस। ओके, लेट्स राइट द एग्जांपल्स हियर। देखो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा? आई का होगा माइन। ओके, अब वी के लिए हम लोग लिखते हैं आवर्स। सेकंड पर्सन है यू, यू का क्या होगा? योर्स। थर्ड पर्सन में आ जाओ, ही का हिज, सी का हर्स, और इट का पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता। आई रिपीट इट अगेन, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता है। अब आ जाओ देम पे, तो देम का क्या हो जाएगा? देयर्स। ओके, अब इस पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी काम उसका भी है अधिकार दिखाने का, लेकिन एक रूल है, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, उसको आप लोग ध्यान देना। ऑल द प्रोनाउंस बिकम्स एडजेक्टिव्स व्हेन इट कम्स आफ्टर एनी नाउन। ओके, जैसे हम यहाँ कहेंगे, सॉरी, ऑल द प्रोनाउंस बिकम्स एडजेक्टिव्स व्हेन इट कम्स बिफोर नाउन। जैसे हम यहाँ कहेंगे दिस इज माई पेन। देखो यहाँ पेन क्या है? नाउन है। पेन क्या है? यहाँ नाउन है, और उसके पहले ये आया है माय, ये अधिकार दिखाने के लिए आया है, पॉजेशन शो कर रहा है, और बाद में नाउन आया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजेशन शो कर रहा है, इसलिए पॉजेसिव होगा, और इसके बाद नाउन आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले अगर कोई वर्ड आता है जो कि प्रोनाउन होगा, तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जैसे एक एग्जाम्पल और, दिस इज हिज कार, और दिस कार इज हिज। ओके, देखो हिज जो है यहाँ पर और यहाँ दो जगह यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर हिज के बाद कोई नाउन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जाम्पल में हिज के बाद एक नाउन यूज हुआ है, इसीलिए हिज जो है वो क्या होगा? पॉजेसिव तो होगा, क्योंकि अधिकार दिखा रहा है कार के ऊपर, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन यहाँ पे जस्ट बाद नाउन आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। दैट्स ऑल, इट्स क्लियर। तो हम लोग इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो माइन के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव माय होता है, आवर्स के लिए आवर होता है, योर्स के लिए योर होता है। हिज का पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन सेम फॉर्म होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ समझना यह है कि यदि हिज के बाद नाउन आएगा, जस्ट बाद नाउन आएगा, तो वो एडजेक्टिव में रहेगा, अगर जस्ट बाद नाउन नहीं आएगा तो वो किस में रहेगा? प्रोनाउंस में। तो ओके, हम यहाँ लिख देते हैं, हर के लिए हर्स के लिए हर हो जाएगा। हाँ, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म नहीं होता था, लेकिन उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, और इसमें कोई ऊपर में कोई ऑब्लिग नहीं होगा, वो ध्यान दीजिएगा, और इसमें होगा देयर। ओके, तो इतना ही वर्ड है हमारा जो कि पॉजेशन दिखाता है, पॉजेशन शो करता है। ऊपर वाले जो वर्ड हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, और नीचे वाले वर्ड जो हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। चलो, लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस
और फोर्थ पार्ट भी हम लोग साथ ही पढ़ेंगे, एम्फैटिक। देखो, इसको हम लोग साथ में करने का मेन रीज़न क्या है कि एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल सेम होता है ना। एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव का सेम एग्जाम्पल है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आई के लिए इसमें लिखना होता है माई सेल्फ, और वी के लिए आवर सेल्व्स, यू के लिए योर सेल्फ। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा, इफ़ वी आर स्टडिंग, वी विल स्टडी इन डिटेल्स, है ना। तो माई सेल्फ यहाँ क्यों हुआ और यहाँ सेल्फ्स क्यों लगा? बिकॉज आई सिंगुलर है, आई क्या है? सिंगुलर है, और वी क्या है? प्लूरल है। तो सेल्फ जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, और जब प्लूरल में हम सेल्फ लगाएंगे तो सेल्फ तो सिंगुलर है तो प्लूरल के साथ लगेगा नहीं। इसीलिए सेल्फ का जब प्लूरल बनाते हैं तो हमने पढ़ा था रूल, एफ या एफ ही रहने पर एफ या एफ ही को हटाकर उसमें भी ई एस जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? सेल्फ्स। इसीलिए हमको यहाँ क्या लिखना होगा? आवर सेल्फ्स। एक और बात, वी यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसीलिए हम इसको योर सेल्फ भी लिखेंगे और योर सेल्फ्स दोनों लिखेंगे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। ही, हिम सेल्फ, ही सिंगुलर है इसलिए सेल्फ लगा, हर सेल्फ, सी सिंगुलर है इसलिए सेल्फ लगा, इट भी सिंगुलर है इसलिए इट सेल्फ हो जाएगा। अब दे प्लूरल है इसलिए उसमें देम सेल्व्स होगा। ओके, अब ये जो हमने लिखा माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स, ये सारे वर्ड एम्फैटिक भी हैं और रिफ्लेक्सिव भी हैं। हम इसको समझेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक, यानी अपने आप को, इसका मीनिंग होता है अपने आप को। और एम्फैटिक का मतलब क्या होता है? बलदायक। एम्फेसिस का मतलब होता है बल देने का काम करना। तो एम्फैटिक का मतलब बल देने के लिए यूज होगा और रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वयं को दिखाने के लिए। तो अब इसमें समझना ये है, हम यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखते हैं, आपका एग्जाम्पल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आई किल्ड माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। ओके, तो यहाँ ध्यान देना, आई के लिए माई सेल्फ यूज हुआ और यहाँ भी आई के लिए माई सेल्फ यूज हुआ। तो दोनों सेंटेंसेस में माई सेल्फ या तो एम्फैटिक होगा या तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब समझना यह है कि कहाँ एम्फैटिक होगा और कहाँ रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैंने पहले कहा, जहाँ पर माई सेल्फ या फिर आवर सेल्फ या ये सारे वर्ड्स का प्रयोग अपने आप को, यानी उसमें क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, सब्जेक्ट के द्वारा। जब भी कोई काम होगा तो सब्जेक्ट होगा ही, करने वाला तो होगा ही, तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होगा उसका असर खुद उसी सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कर्ता के द्वारा होने वाले काम का असर उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उस समय वो जो माई सेल्फ है, हिम सेल्फ होगा, हर सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कोई डाउट? नो डाउट। तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मारा, स्वयं को मारा। इसमें मारने का काम मैंने किया, उसके बाद मरा कौन? मैं खुद ही। द डॉग हर्ट हिमसेल्फ, द हॉर्स हर्ट हिमसेल्फ। इसमें चोट लगाने का काम किसने किया? घोड़े ने। और चोटिल हुआ कौन? वो खुद घोड़ा। वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू। आयुष स्लैप्ड हिमसेल्फ, आयुष ने अपने आप को थप्पड़ लगाया। अब इसमें थप्पड़ लगाने का काम कौन किया? आयुष। असर किस पे हुआ? खुद आयुष के ऊपर। अगर हम यहीं पर लिखें एक और एग्जाम्पल, आयुष स्लैप्ड दीपक हिमसेल्फ, हम इसमें क्या लिखते हैं? यहाँ पे तो हिमसेल्फ है कि आयुष के द्वारा होने वाले काम का असर
आयुष पे ही रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए हिमसेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। कर्ता के द्वारा होने वाले काम का असर जब उसी पे रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इम्फेटिक को देख लेते हैं। हमने क्या बताया था, बलदायक यानी फोर्स देने वाला। हम अगर इस सेंटेंस को लिखें आई किल्ड द टाइगर, तो क्या ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इससे अधिक सेंटेंस के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने एक बाघ को मारा, आई किल्ड द टाइगर, लेकिन इसमें माई सेल्फ ऐड करने का क्या रीज़न है, माई सेल्फ क्यों ऐड करते हैं, माई सेल्फ इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम उसको और फोर्सफुली कह सकें। यानी मैंने एक बाघ को स्वयं मारा, मैंने खुद एक बाघ को मारा। और इस सेंटेंस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, आयुष स्लैप्ड दीपक, आयुष ने दीपक को थप्पड़ मारा। लेकिन हम इसमें हिमसेल्फ क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि बल ऐड करना होता है, सेंटेंस को और फोर्स के साथ कहने के लिए उसकी हमें आवश्यकता होती है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आयुष ने खुद दीपक को थप्पड़ मारा। तो यहाँ जो हिमसेल्फ आया वो आयुष के ऊपर या फिर आई के ऊपर काम का असर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर रहा है, इसलिए ये इम्फेटिक होगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा और ये भी रिफ्लेक्सिव। ओके, तो हमने 4 पार्ट्स अभी पढ़ लिया। आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में सारा अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना, इंगित करना। अब बहुत ही कम ऐसे नाउन हैं जिसका प्रयोग हम इशारा करने के लिए करते हैं, इंगित करने के लिए करते हैं। बस 2-4 वर्ड ही है, जैसे कि दिस। जब भी हम दिस बोलेंगे तो हम ये कहेंगे दिस बॉय, दिस पेन, दिस कैट, दिस डॉग, तो हम उस समय इशारा करते हैं। आगे हम कहेंगे दैट, दूर की वस्तु के लिए, दैट बॉय, दैट मैन, है ना। तो इसी का सिंगुलर, ये सब सिंगुलर है, और इसी का प्लूरल हो जाएगा दीज और दोज। 1-2 और वर्ड है, जैसे कि सच, और एक वर्ड है यॉन्डर। यॉन्डर का मतलब बहुत दूर, दृष्टिगोचर, कोई बहुत ज़्यादा दूर पे कोई वस्तु होती है जो बहुत कम दिखाई पड़ती है, उसको शो करने के लिए यॉन्डर का प्रयोग होता है। सच का मतलब होता है ऐसे, जब भी हम कहते हैं सच स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, हम उस समय इशारा कर रहे होते हैं, इंगित कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो वर्ड है जो डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करेगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। एक और बात, इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। कब, जब इसी दिस के बाद कोई नाउन आएगा, हमने वहाँ लिख रखा है, वो सारे प्रोनाउंस के साथ फॉलो होगा, एक प्रोनाउन में फॉलो नहीं होगा, वो मैं आपको बाद में लिखूंगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, दिस इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर दिस जो है वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब हम लिखते हैं दिस बॉय इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर जो दिस है इसके बाद क्या आ गया है, नाउन, इसीलिए ये दिस क्या होगा, ये इशारा तो कर रहा है लड़के की तरफ, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव तो होगा, लेकिन जस्ट बाद नाउन आने से वो प्रोनाउन नहीं हो करके वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और कोई अभी इसमें इतना ही है, इसी प्रकार आप इसको भी यूज करेंगे। अगला हम देखते हैं 6ठा, डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद इंडिफिनिट। आयन देखो, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना। यानी वैसा प्रोनाउंस जिसमें ये तय नहीं होता है कि वो वास्तव में कौन है। यानी कभी कभी हम अननोन पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो कि क्लास में कुछ बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, तो टीचर क्या बोलेंगे, सम बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइज, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क। यहाँ पे निश्चित पर्सन या निश्चित चीज़ों का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चय, अनिश्चितता है इसमें।
जैसे हम कहेंगे somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, तो here it is not sure who has stolen my pen, the person who has done the work is indefinite, और इसी चीज़ के लिए जो हम प्रोनाउंस यूज करेंगे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ओके, बहुत कम इसका भी एग्जाम्पल है, देख लेते हैं हम लोग। सम, एनी, मैनी, ऑल, नो वन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, etc। इसी प्रकार से आप आगे भी देखेंगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सेवेंथ। व्हाट इज इंडेफिनिट के बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके अंदर भी बहुत कम वर्ड है, 2-3 वर्ड है, ईच, आइदर, नाइदर और एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इसके बाद कभी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि एवरी के बाद नाउन ना आए। जब भी एवरी वर्ड यूज होगा तो उसके बाद नाउन का यूज होना आवश्यक है, वो नाउन आएगा ही आएगा, इसलिए एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव है लेकिन वो हमेशा एडजेक्टिव होगा, इसको याद रखेंगे। और ईच, आइदर, नाइदर के बाद जब नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब हम लोग 8वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो है रेसिप्रोकल। ओके, देखो रेसिप्रोकल में मात्र 2 वर्ड है, ईच अदर और वन अनदर। इसको बोलते हैं परस्पर बोधक, यानी आपस में, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों ने एक दूसरे से लड़ाई की, हम भारतीयों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो परस्पर बोधक यानी आपस में किसी चीज़ का बोध कराने के लिए इस प्रोनाउन का यूज होता है। इसमें 2 ही वर्ड है, इसका कभी एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होगा। अब हम लोग 9वां और 10वां वो हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है। 9वां ये है रिलेटिव। देखो इसमें 6-7 वर्ड है। सबसे पहले एक दैट है, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे हु, whom, whose, which और what। यही आपका मेन रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा कि ये सारा वर्ड who, whom, whose, which और what ये इंट्रोगेटिव भी है। क्या है ये? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ who, whom, whose, which, what। ये सारा वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है और रिलेटिव भी है। हमको इसमें सिर्फ इसके बीच का डिफरेंस समझना है। देखो इंट्रोगेट मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछना। तो जब भी हु, हुम, हुज, विच, व्हाट का प्रयोग हम क्वेश्चन करने के लिए करेंगे वो इंट्रोगेटिव होगा। और रिलेटिव का मतलब सवाल नहीं पूछना, रिलेट करना। जैसे हम कहेंगे हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हुज पेन इज़ दिस, विच बुक डू यू स्टडी। इस प्रकार से जब हम बोलते हैं whom डू यू लाइक मोस्ट, तो इस प्रकार के जब हम बातें करते हैं हु, हुम, हुज, विच और व्हाट के साथ, तो ये इसका काम यहाँ पर था क्वेश्चन करना, सवाल करना। तो ये जैसे मैं 1-2 लिख देता हूँ, हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये इसका काम है क्वेश्चन करना। इसीलिए हु और व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। और जैसे ही देखो इसमें 2 वर्ड ऐसा है हु और हुम जिसके बाद कभी नाउन नहीं आएगा, नेवर, कभी नहीं। तो बचेगा 3 वर्ड हुज, विच और व्हाट। इस तीनों के बाद जब नाउन आएगा तो आप उसको क्या बना लेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउंस पे अब हम आते हैं।
देखो रिलेटिव प्रोनाउंस में इसका काम मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन पूछना नहीं होगा, रिलेट करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन पूछने में इसका अर्थ होता था कौन, किसे, किसे, कैसे या फिर क्या, तो ये सारा अर्थ यहाँ पे बदल जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा जॉ से मीनिंग, क्या हो जाएगा, जॉ से, जब रिलेट करेगा तो जॉ से मीनिंग होगा। अब हम इसका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, वो इस तरफ कहाँ लिखे हैं, ऊपर लिखते हैं। दिस इज द बॉय हु was playing there। हमने यहाँ लिखा था who are you, अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, this is the boy who was playing there। यह वो लड़का है जो वहाँ खेल रहा था। अब हमने इस लड़के को आगे रिलेट करने का काम किया है, वो लड़का है जो वहाँ खेल रहा है। दिस इज़ द बॉय दैट इज़, दिस इज़ द बुक दैट आई वॉज रीडिंग यस्टरडे। यह वही किताब है जो मैं कल पढ़ रहा था। दिस इज़ द बुक दैट आई वॉज रीडिंग यस्टरडे। ये वो किताब है जो मैं कल पढ़ रहा था। तो यहाँ पर बुक को रिलेट करने का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं दैट मतलब तो वह होता है, लेकिन यहाँ हो गया जो। तो रिलेट जब भी करेगा जो भी वर्ड, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हाँ, ये कंजंक्शंस भी होगा, सबऑर्डिनेटिव, वो हम लोग कंजंक्शन चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर लास्ट है इस टॉपिक का, मैंने आपको कहा था लास्ट में बताऊंगा, वही चीज़ इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस में जैसे कि सम, तो हम लिखेंगे जब सम आर गुड, यहाँ पर सम क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं आया। लेकिन जब हम कहेंगे सम बॉयज़ आर गुड, तो क्या ये सम इंडेफिनिट एडजेक्टिव होगा, नहीं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में जो भी वर्ड अगर उसके बाद कोई नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव नहीं बनेगा। एडजेक्टिव तो बनेगा लेकिन इंडेफिनिट एडजेक्टिव नहीं बनेगा। वो हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे सम के बाद काउंटेबल नाउन आ गया तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ कैन बी काउंटेड, इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सम मिल्क इज़ नॉट प्योर, कुछ दूध शुद्ध नहीं है, तो मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दैट्स ऑल। इतना ही था आपका प्रोनाउन चैप्टर में। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो फ्रीक्वेंटली आस्क मी on the WhatsApp number or on the comment section, and I hope you must have understood the lesson properly and do all the exercises in the pronouns chapter. Thank you very much for watching.